आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको दिखाते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। नाजरीन, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें हमेशा से ये हिदायत दी है कि जान है तो जहान है, सेहत हज़ार नियामत, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। ये बातें हम हमेशा से सुनते आए हैं और इन पर अमल भी करते आए हैं। वैसे ये जो बीमारियां हैं, आज़ारियां हैं और ये जो अमराज हैं, ये हर दौर में कदीम ज़माने से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंसानी ज़िंदगी से मंसूब हैं। लेकिन एक दौर वो भी हुआ करता था जब लोग जो है बेहद सेहतमंद हुआ करते थे। चाहे इसका आप ये मतलब निकालें कि उस वक्त की जो तर्ज़ ज़िंदगी हुआ करती थी, लाइफस्टाइल हुआ करता था, वो बहुत अच्छा हुआ करता था, उम्दा हुआ करता था, लोग उस पर अमल किया करते थे, अच्छी ग़िज़ा लेते थे, अच्छा खान पान करते थे और माहौल में भी इतना जहर ना था। लेकिन जदीद दौर में अगर नज़र दौड़ाएं तो हमारा जो ये माहौल है, ये जो माहौलियात है, इसकी जो आलूदगी है, ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वहीं कहीं ना कहीं जो हमारी तर्ज़ ज़िंदगी है, लाइफस्टाइल है, वो बेतरतीब हो गया है और हमारी ग़िज़ा उसकी तो बात ही ना करें। हम सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छा खा रहे हैं, खान पान ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम कुछ तो मिस कर रहे हैं। नाज़रीन, ये जो हम मिस कर रहे हैं ना, वो आज हम अपने आज के जो हेलो डॉक्टर का शुमारा है, ख़ास पेशकश है, इसमें डिस्कस करेंगे। वैसे ये भी नहीं है कि हम बेदार नहीं हैं। आज लोग सेहत के तई, अपने तंदुरुस्ती के तई बेदार भी हैं। वो जिम भी जाते हैं, वर्जिश भी करते हैं, अच्छे से अच्छा खान पान भी लेते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो मिसिंग है, कहीं तो चूक रहे हैं। वैसे हम आपको बताते चलें और वाज़े रहे कि 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, जिसमें हर बार एक थीम के तहत WHO बैनुल अक़वामी सतह पर लोगों को उनकी सेहत के तई बेदार करने की मुहिम चलाते हैं। इस साल का अगर हम थीम देखें तो वो है माई हेल्थ माई राइट। तो चलिए नाजरीन, आज की इस ख़ास पेशकश में हम बात करेंगे आपकी ही सेहत से जुड़ी, करवाएंगे आपका तारुफ हमारे एक्सपर्ट से और चाहते हैं कि आप भी हमसे लाइव जुड़ें और जो भी बातें आपके दिल में है, जहन में है, हमसे शेयर करें, हमसे सवालात कीजिए। हमारे एक्सपर्ट्स आपके सवालात का जवाब देंगे। अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करें, इससे पहले डाल लेते हैं मुख्तसर सी नज़र इस रिपोर्ट पर। नाजरीन, पूरी इंसानी जिंदगी की बुनियाद और उसका दारोमदार अच्छी सेहत पर है और ये हम सब जानते हैं कि अच्छी सेहत जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है। अपनी पूरी जिंदगी में जो ही काम हम मुकम्मल कर पाते हैं या जो भी हमारी हुसूलियाबियाँ होती हैं, उनका बराह रास्त ताल्लुक भी अच्छी सेहत से ही है। इसी अच्छी सेहत के बारे में लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए हर साल 7 अप्रैल को सेहत का आलमी दिन यानी वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे आलमी इदारे सेहत का क़याम अमल में आया था। इसी मुनासबत से 7 अप्रैल को सेहत का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का असल मकसद अच्छी सेहत और मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के लिए शऊर उजागर करना है। हमारी सेहत के मयार के तायुन में सेहत की अहमियत को उजागर करने के लिए हम हमेशा हेल्थ इज वेल्थ का जुमला इस्तेमाल करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क़याम अच्छी सेहत को फरोग देने, कमजोरों की खिदमत करने और दुनिया को बीमारियों से महफूज रखने के लिए हुआ था। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक महज बीमारी या कमजोरी की अदम मौजूदगी ही नहीं, बल्कि मुकम्मल जिस्मानी, ज़हनी और समाजी बहबूद का नाम सेहत है। सेहत का आलमी दिन मनाने का मकसद इस सोच को भी वसअत देना है कि सेहत से मुताल्लिक़ खिदमात तक सबकी रसाई हो और उनके साथ मुसावियाना सलूक किया जाए। एक रोमन मक़ूला है, माकूल जिस्म माकूल दिमाग। हर मुल्क की तरक्की और कामयाबी का राज उसके नौजवानों की जिस्मानी और ज़हनी सेहत में पोशीदा है। बिलाशुबा सेहतमंद जिस्म सबसे बड़ी दौलत है और इसीलिए हमेशा हर सूरत में सेहत का ख्याल रखा जाना चाहिए। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। इसका एहसास सेहतमंद और तवाना शख्स को नहीं होता, बल्कि जब इंसान बीमार हो जाता है तब उसे तंदुरुस्ती की कद्र व कीमत का एहसास होता है। इसीलिए तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जो आपको सेहतमंद और बीमारियों से महफूज रखे। ताज़ा फल और हरी सब्जियां लाजमी इस्तेमाल करें। मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं। मीठा और नमक ज्यादा इस्तेमाल ना करें। तेज मिर्च, मसाले और तली हुई चीजें भी कम से कम इस्तेमाल करें। अपनी मुकम्मल सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। सफाई सुथराई अच्छी सेहत की ज़ामिन है।
इसीलिए इसकी पाबंदी करें। हर तरह के इन्फेक्शन से बचने की कोशिश करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि जो आप खा और पी रहे हैं वो पूरी तरह साफ हो। अच्छी सेहत के लिए जिस्मानी हरकत और मुतहर्रिक तर्ज जिंदगी निहायत जरूरी है, लिहाजा हल्की वर्जिश को रोज का मामूल बनाएं। एक्टिव रहना भी अच्छी सेहत की निशानी है। मुनासिब नींद का भी रोल अहमियत का हामिल है और ये जहनी सेहत के लिए लाजमी है, इसका भी जरूर ख्याल रखें। इसके अलावा जो आदतें सेहत के लिए नुकसानदेह हैं उनसे बचें, जैसे तंबाकू नोशी, सिगरेट नोशी और शराब नोशी से परहेज करें। किसी भी तरह के जहनी तनाव से खुद को दूर रखने की कोशिश करें, क्योंकि इसका हमारी सेहत पर बुरा असर होता है। इसके साथ साथ वक्त पर खाना और सोना भी अच्छी सेहत में मददगार साबित होता है। साल में कम से कम एक मर्तबा अपने जरूरी टेस्ट करवाने से भी हमें खुद अपनी सेहत का अंदाजा हो जाता है। नाजरीन, अच्छी सेहत के लिए हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है और जिस तरह का हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वैसे ही नताइज बरामद होंगे। अब फैसला आपको करना है। तो नाज़रीन, इस रिपोर्ट में भी हमने देखा कि हेल्थ इज़ वेल्थ, इसमें कोई शुबा नहीं है। हमारी जो एक अच्छी ज़िंदगी है उसका पूरा दारोमदार हमारी अच्छी सेहत पर ही मबनी करता है। यहाँ तक कि हमारा जो मुल्क है उसकी तरक्की में भी हमारी जहनी सेहत और हमारी जिस्मानी सेहत बहुत ज़रूरी है। कुछ आफतें तो ऐसी हैं जो कुदरती तौर पर हमें घेर लेती हैं, लेकिन कुछ आफतों को हम खुद दावत दे देते हैं। तो चलिए आज इसी मौजू पर हम अपने एक्सपर्ट से जानकारी हासिल करेंगे और करते हैं उनका रुख, करवाते हैं आपका उनसे तारुफ। जी हाँ, जैसा कि रिपोर्ट में बताया, तंदुरुस्ती हज़ार नियामत है। यकीनन जब हमारी तंदुरुस्ती होती है तभी हम ज़िंदगी के सारे काम आसानी से कर लेते हैं। और आज के इस जो मौजू है बहुत ही ख़ास मौजू है, ये जो हेल्थ केयर का मौजू है, वर्ल्ड हेल्थ डे पर हम बात कर रहे हैं। तो आज इस ख़ास मौके पर बात करने के लिए जो हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनमें हैं सबसे पहले डॉक्टर संदीप महाजन। डॉक्टर संदीप महाजन प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, एम्स नई दिल्ली में। हमारे साथ हैं डॉक्टर रति सिंह। डॉक्टर रति सिंह सीनियर कंसल्टेंट हैं, स्पेशलिस्ट हैं मेडिसन में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। और हमारे साथ आयुर्वेद पर बात करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर महेश व्यास, जो कि प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर डीन हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में। आप तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। डॉक्टर महाजन, यहाँ पर बात हो रही है जैसे कि हेल्थ पर बात हो रही है, वर्ल्ड हेल्थ डे पर बात हो रही है, तो यकीनन बीमारी पर बात हो रही है। बीमारी होती है तभी ये बातें सारी सामने आती हैं। डॉक्टर साहब, कौन सी ऐसी लापरवाहियाँ हैं, कौन सी ऐसी परेशानियाँ हैं जिनके चलते हम बीमार होते हैं और बीमारियाँ हमें घेरती हैं? मैं उस पर आपसे गुजारिश करूँगा कि आप रोशनी डालें। फरहान, एक तो वर्ल्ड हेल्थ डे पे सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला सवाल यही है कि हम बीमारी क्यों पड़ते हैं। तो जी। बहुत ही अच्छा सवाल है। जी डॉक्टर साहब। देखिए, बीमारियों को अगर हम देखें तो तकरीबन 2 या 3 किस्म से उनको रखा जा सकता है। जी। सबसे पहले तो जिन्हें हम इन्फेक्शियस डिजीजेस कहते हैं, जिसे ओके। संक्रमित बीमारियां कहते जी हैं। जी डॉक्टर साहब। आज से 40-50 साल पहले भारत एक तरह से जब अंडर डेवलप्ड कंट्री था या जब डेवलप कर रहा था, तो संक्रामक रोग जैसे तपेदिक हो गया, पेशिश लगना हो गया, बार बार इन्फेक्शन आना हो गया, ये परेशानियां ज़्यादा थी। जी जी। जैसे जैसे हमने उन्नति की है, प्रोग्रेस की है, अब जो हमारी बीमारियां हैं वो गैर संक्रमिक है, जी जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, जी किडनी की परेशानी, लीवर की परेशानी, कैंसर इत्यादि। जी। ये सब जो बीमारियां हैं जो संक्रमिक है, वो तो हमने देख लिया कि जैसे जैसे देश की तरक्की होगी, अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, सैनिटेशन, पानी, इन सब की चीज़ें बेहतर होंगी, जी। तो ये सब बीमारियां खुद ब खुद कम हो जाएंगी। जैसे कि हमने देख लिया, हमारा हेल्थ सिस्टम डेवलप होता है, दवाइयाँ मिल जाती हैं जो इन्फेक्शन को जल्दी ठीक कर देती हैं। जी। जो गैर संक्रमिक बीमारियां हैं, जो अब हमारे लिए विश्व भर में जो सबसे बड़ा चैलेंज है डॉक्टरों के लिए, वो यही है। जी। ये ज़्यादातर बीमारियां जो हम बार बार आज के बात किए जा रहे हैं, जी। लाइफस्टाइल डिजीजेस जी। हैं। मतलब ये वो बीमारियां हैं जिनको हम खुद ही अपने ऊपर बुलाते हैं। जी। ज़्यादा एक्टिव ना रह के, खान पान में बदपरहेजी करके, नमक तला हुआ बहुत ज़्यादा खा के, मोटापा बढ़ा के, जी। कुछ पॉल्यूशन हर तरह से, जैसे पानी में पॉल्यूशन है, हवा में पॉल्यूशन है, जी। कुछ ये सब कारण हो गए। जी। और कुछ बीमारियां हम इस तरह से अपने आप को न्योता देते हैं जी।
बिना किसी पर्चे के, बिना डॉक्टर को दिखाए लंबी देर दवाइयों का सेवन करके, जी जी चाहे वो एलोपैथिक की हो, चाहे वो होम्योपैथिक की हो, चाहे आयुर्वेदिक की हो। जी हमें अपना इलाज खुद नहीं करना चाहिए, जो डॉक्टर हैं उन्हीं के साथ अगर परामर्श में हम इलाज करें जी तभी उन दवाइयों का भी असर रहता है। जी तो मेरे ख्याल से अगर हमने गैर संक्रमित बीमारियों के बारे में फोकस करना है जी तो यही मेन चीज़ें हैं। जी। लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए, पॉल्यूशन हो गया, जी तंबाकू, स्मोकिंग, मोटापा, ये सब इम्पोर्टेंट कारण है। जी तो अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखें तो हम अपनी सेहत को काफ़ी हद तक आज की दुनिया में बरकरार रख सकते हैं। यानी कि ये जो बातें आपने ख़ास बताई हैं, इन पर अगर ध्यान रखा जाए, इनको समझा जाए और इन पर अमल भी किया जाए तो यकीनन काफ़ी हद तक हालात जो हैं अच्छे हो सकते हैं। ज़रूर। राइट। डॉक्टर संदीप की ही बात को आगे बढ़ाएं और डॉक्टर रति आपकी तरफ आएँ तो इसी पर हम रोशनी डलवाना चाहेंगे आपसे भी। हम देख रहे हैं कि जैसे डॉक्टर संदीप ने कहा भी कि हम बीमार ही क्यों पड़ते हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जो 80-90 साल की उम्र में भी आज हमारे साथ है, उनका सर हमारे उनका हाथ हमारे सर पर है आज भी, तो वो लोग हमें देख के कहते हैं कि भाई तुम तो अभी से इतना बीमार पड़ने लगे, तुम तो अभी से थकान होने लगी, तुम्हारे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने लगी, देखो हम भी तो मतलब अभी तक है और सही हैं। तो क्या ऐसे चेंजेस आए, क्या तब्दीलियाँ आई हैं उस दौर से अब तक, तो उस पर थोड़ा रोशनी डालिए। क्या हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं और हम खुद ही आफतों और बीमारियों को दावत दे रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, जैसे डॉक्टर महाजन ने खुद ही कहा कि ये सारी जो बीमारियां हैं ज़्यादातर जो पहले हम देखते थे कि ये संक्रमित बीमारियां हैं, अब ये बेसिकली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में कन्वर्ट होंगी, जैसे शुगर होना, उच्च रक्तचाप होना और मोटापा होना, हार्मोनल बीमारियां होना, लंग की प्रॉब्लम होना। तो देखिए पहले के ज़माने में हम कितने प्रदूषण रहित वातावरण में रहते थे, शुद्ध खाना, शुद्ध वातावरण और एक नियम, सबसे बड़ी बात है कि एक नियम हम पालन करते थे, समय पर सोना, समय पर जगना और हर कोई भी हमारे पास इतना, हमें जंक फूड अगर हम बात करें, हम जो भी अपने घर में बना हुआ शुद्ध खाना होता था वही खाते थे। पर आजकल के दौर में आप देखेंगे आजकल का क्या चलन है, जो हमारा यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, चाहे बर्गर हो, ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा हम खान पीन में अपने इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ना चाह करके भी हम, ना ही सिर्फ बड़ों में बल्कि हम देखते हैं कि बच्चों में भी मोटापा काफ़ी गंभीर रूप से हमें देखने में मिल गया है। छोटे बच्चे हैं जो यंग हैं, जो एक्टिव भी हैं, फिर भी उनमें कहीं हद तक बहुत ज़्यादा मोटापे का हमें इंसिडेंस देखने को मिला है। वो कहीं ना कहीं जाकर शुगर, बीपी और भी हार्मोनल बीमारियों में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए हम ये कहें कि हमारे बड़े बुजुर्ग इसलिए काफ़ी हद तक सेहतमंद थे क्योंकि एक वो नियम का पालन करते थे, शुद्ध वातावरण में रहते थे और खान पान उनका बहुत ही नियमित था। तो जैसे डॉक्टर महाजन ने भी कहा, ये लाइफस्टाइल है, तो हमारी कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल ही थोड़ी कुछ ना कुछ फ़र्क हो गई है पुराने ज़माने से, जिसकी वजह से हम ज़रूर आज इन बीमारियों से जूझ रहे हैं। यानी कुल मिला के जो चीज़ें हमें हमारे बुजुर्गों ने दी हैं हम उनको भूलते जा रहे हैं और अपनी नई चीज़ों को मतलब इजाद करते जा रहे हैं। बिल्कुल, जैसे खान पान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया है। आपने भी देखा होगा, बच्चे तुरंत उन्होंने फ़ोन उठाया और तुरंत कुछ ना कुछ बाहर से मंगाया और ज़्यादातर आप यही देखेंगे वो मैदे से बनी हुई चीज़ें कहीं ना कहीं मोटापा बढ़ाती हैं। तो ये सारी चीज़ें, बिल्कुल संतुलित आहार हम नहीं खा रहे। कहने का मतलब ये है कि जो हम संतुलित आहार खाते थे पुराने ज़माने में, जैसे हम बड़े हुए, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें सिखाया, वो कहीं ना कहीं पौष्टिक आहार हम नहीं खा रहे, संतुलित आहार नहीं खा रहे। इनके चलते हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं और हम इनकी चपेट में आते जा रहे हैं। हमें इनसे बचना चाहिए। कुल मिला के बात ये है। प्रोफेसर महेश व्यास आपके पास मैं आऊँगा, आप डीन PhD हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में। मैं यहाँ पर बात करूँगा कि पंचकर्मा के बारे में अक्सर कहा जाता है पंचकर्मा बहुत फ़ायदेमंद है और ये साबित भी हो रहा है और बड़े बड़े लोग पंचकर्मा की तरफ जा रहे हैं। एक चीज़ तो ये हो गई कि हम बीमारी के चलते पंचकर्मा करा रहे हैं ताकि हमारी बीमारी दूर हो। क्या एक हेल्दी इंसान जो सेहतमंद आदमी है वो पंचकर्मा की तरफ जाए तो कैसा है, उसमें क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? बिल्कुल ऐसा है कि केवल बीमारी के लिए ही पंचकर्म नहीं है। ओके। जो असाध्य बीमारियां हैं, जिनको सामान्य औषधियों से ठीक नहीं कर पाते हैं, उसके लिए पंचकर्म काफ़ी उपयोगी है। लेकिन जो व्यक्ति स्वस्थ हैं, अगर वो भी समय समय पर ऋतु के अनुसार अगर पंचकर्म करवाते रहें तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। और हमारे यहाँ कहा गया कि जैसे कि अभी वसंत ऋतु चल रही है, ये कफ का प्रकोप काल है और इस काल में वमन कराते हैं। तो ये जो वसंत ऋतु में वासंतिक वमन अगर हम नियमित रूप से कराते रहें तो साल भर तक हम कफ की बीमारियों से स्वस्थ रहेंगे।
ओके। उसी प्रकार से जब नवरात्रि का समय या शरद ऋतु प्रारंभ होती है दीपावली के पहले, तो उस समय जो है विरेचन का काल रहता है। तो उस समय अगर हम विरेचन करवा लें और वर्षा ऋतु बस्ती का काल रहता है, तो हमारे शरीर में 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ, और इन तीनों का शमन वमन के द्वारा, विरेचन के द्वारा और बस्ती कर्म के द्वारा। तो इन तीनों को वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में और वसंत ऋतु में अगर इनको नियम पूर्वक हम करते रहें तो व्यक्ति पूरे वर्ष भर स्वस्थ रहेगा। तो ये जो पंचकर्म है व्यक्ति को स्वस्थ रखने में भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका रखता है, अपनी बड़ी भूमिका रखता है। और इसमें एक चीज़ और बताइए, पंचकर्मा का जो तरीका है, जो प्रोसीजर है, किस तरह से किया जाता है? क्या उसके अंदर एडमिट होना भी ज़रूरी है और कितने दिन के लिए एडमिट होना ज़रूरी है? जी देखिए, पंचकर्म में 5 प्रोसीजर्स आती है जी। तो अलग अलग ऋतु के मान से, अलग अलग व्यक्ति की प्रकृति के मान से उसको इन 5 में से कौन से कर्म को करने की आवश्यकता है। तो उस एक जिस भी प्रोसेस के लिए उसको अगर किया जाता है तो वो प्रायः एडमिट करके ही करना चाहिए। में जो है स्नान स्वेदन आदि करते हैं, फिर प्रधान कर्म है, पश्चात कर्म में उनकी एक पर्टिकुलर डाइट और वो देती है। तो ये सब एक चिकित्सक के मार्गदर्शन में अगर किया जाए तो उसका परिणाम सही मिलता है। और अगर उनको कई बार उनमें थोड़ा सा व्यतिक्रम हो जाता है तो उसके कई उपद्रव भी हो जाते हैं। इसलिए इसको प्रायः चिकित्सालय में एडमिट होकर के ही कराया जाता है और चिकित्सक की देखरेख में ही उनका पूरा परिपालन अगर किया जाए तो पंचकर्म के बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। और हमारे यहाँ तो कहा गया है कि दोषा कदाचित कुप्यन्ते जीता लंघन पाचने, माने सामान्य औषधि के द्वारा किंतु संशोधन, जो संशोधन के द्वारा न तेषाम पुनरुद्भव, मतलब जिस की चिकित्सा हम पंचकर्म से कर देते हैं उसका परिणाम बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा परिणाम मिलते हैं, काफ़ी अच्छे चांसेस हैं पंचकर्मा के। समरी, आयुर्वेदा की नज़र से काफ़ी इसमें किया जा सकता है, सेहतमंद रहा जा सकता है। डॉक्टर संदीप, आपकी तरफ आएंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर किडनी से जुड़ी बात करें, इंसानी किडनी में अच्छा खासा इंसान, कई बार ये देखा गया है कि कभी कुछ नहीं हुआ, कोई परेशानी पेश नहीं आई, अचानक से कोई परेशानी हुई छोटी मोटी और डॉक्टर के पास गए, टेस्ट करवाया तो किडनी फेलियर है, किडनी में कोई बड़ी परेशानी पैदा हो गई है। तो ऐसा देखने को क्यों मिल रहा है आजकल, ये मामला क्यों सामने आ रहे हैं? देखिए, किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें बहुत डैमेज होने तक भी ना कोई सिम्टम्स आते हैं, ना कोई परेशानी का पता चलता है। किडनी हमारे शरीर में बहुत काम करती है, बट उसका जो डैमेज होने में है वो बॉडी उससे धीरे धीरे अडेप्ट होती रहती है और किडनी का काम, जितनी किडनी बचती है वो बढ़ाती रहती है। तो इसका आप ये देख लीजिए, अगर प्रत्यारोपण करें, ट्रांसप्लांट करें, तो एक हेल्दी आदमी से उसके क्रियाशील प्रियजन को दूसरी किडनी देते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जिस हेल्दी आदमी से हमने एक किडनी ली है वो एक किडनी के साथ भी बिल्कुल ठीक रहेगा। तो इसका अंदाज़ा आप ये लगा लीजिए, अगर 50% किडनी डैमेज हो गई तो उसका भी ना शरीर पे कोई नुकसान आता है और ज़्यादातर ब्लड टेस्ट में भी कोई नुकसान नहीं आता। तो इसलिए किडनी की परेशानी कई बार हमें बहुत ही एडवांस स्टेज में पता चलती है। आजकल ये परेशानी क्यों ज़्यादा हो गई है? क्योंकि आजकल ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ ये ऐसी बीमारियां हैं जो किडनी को बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं। और आदमी बिना टेस्ट कराए, बिना टेस्ट कराए, बिना किसी परामर्श के, खाली जान के कि मेरे को ब्लड प्रेशर है तो आज एक दिन दवाई ले ली, 2 दिन नहीं ली, सिर दर्द नहीं हो रही तो दवाई क्यों लूँ। ऐसा ही शुगर का हाल है कि आज मैंने मीठा खा लिया तो दवाई खा ली, मीठा नहीं खाया तो दवाई नहीं खाई। तो बिना प्रॉपर ट्रीटमेंट के लंबी देर से शुगर और ब्लड प्रेशर किडनी को नुकसान पहुंचा देते हैं। और फिर अचानक किसी और बीमारी की वजह से आप अपनी ब्लड की या पेशाब की जांच करवाएं, तब पता चलता है कि आपकी किडनीज भी खराब है। ज़्यादातर कारण यही है कि हम अपनी जो बीमारियां हैं जो किडनीज को डैमेज कर सकते हैं उनको बहुत हल्के में लेते हैं, उनका इलाज ठीक से नहीं करते हैं और अपनी नियमित जांच नहीं करवाते हैं। बहुत ही आसान टेस्टों से आप किडनी की परेशानी जान सकते हैं। एक सिंपल ब्लड और यूरिन टेस्ट से हमें किडनी के फंक्शन में काफ़ी कुछ ज्ञात हो जाता है। तो ये कुछ टेस्ट अगर हम करवा लें तो हम अपनी हेल्थ के बारे में जान सकते हैं। तो ज़्यादातर ऐसे केसेस अपनी इस डैमेज के बारे में जागरूक नहीं होते और इस वजह से लेट पता चलते हैं, क्योंकि वो सिम्टम्स के ऊपर रिलाई करते हैं कि पेशाब कम होना चाहिए, चेहरे पे सूजन आनी चाहिए, पाँव पे सूजन आनी चाहिए, सांस फूलनी चाहिए, जो कि जैसे मैंने कहा बहुत लेट स्टेजेस पे आता है। तब तक किडनी पहले ही काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी होती है। आपने ये बात बताई किडनी की, और ये भी आज साथ में आपने बताया है कि किडनी का जो ब्लड टेस्ट होता है उसमें बहुत सी बार आपको पता नहीं चल पाता है किडनी कहाँ तक ख़राब हो गई है, कितनी दिक्कत आई। तो कौन सा ऐसा टेस्ट है जिससे काफ़ी हद तक क्लियर हो सकता है कि किडनी में बहुत ज़्यादा परेशानी है? नहीं,
ये सब अर्ली स्टेजेस के ही है। जैसे मैंने कहा 50% तक भी किडनी खराब हो जाए तो ब्लड टेस्ट भी कई बार नॉर्मल आते हैं। जी जी। बट वो एक नॉर्मल पर्सन के लिए जिसने किडनी डोनेट की है। जी। यही अगर 50% किडनी डैमेज ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की वजह से आए हैं जी, तो ब्लड टेस्ट तो बेशक नॉर्मल आएंगे, बट पेशाब में आपको प्रोटीन रिसना दिख जाएगा, वो दिख जाएगा। तो इसलिए जब भी हमने किडनी का टेस्ट कराना है, हमने खाली ब्लड टेस्ट के ऊपर ध्यान नहीं रखना। ब्लड टेस्ट के साथ साथ यूरिन का टेस्ट भी जरूर करवाना है कि उसमें प्रोटीन या एल्बुमिन की मात्रा तो नहीं जा रही जी। एक अल्ट्रासाउंड करा के देखना है कि मेरी दोनों किडनी दिखने में तो सही है जी, कहीं किडनी में एक में कुछ खराबी है या नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया एक किडनी खराब भी हो जाए तो दूसरी किडनी उसका काम ले लेगी। जी जी जी। लेकिन अगर आपको ये बीमारी अपनी पहले से ही दिख गई है तो आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं और उस डैमेज को आगे रोक सकते हैं। कुल मिला के बहुत सारे चांसेस हैं अगर, लेकिन जागरूक रहना, अवेयर रहना, बेदार रहना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर रति, यहाँ पर किडनी की बात हो गई, मैं आपके पास लीवर की बात लेकर आऊँगा और मैं पूछना चाहूँगा कि लीवर भी हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, बहुत ही ख़ास उसका काम है। तो मैं जानना चाहता हूँ कैसे लीवर को अच्छा रखा जाए, सेहतमंद रखा जाए, या कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं, अगर वो सिम्टम्स हमें महसूस हो रहे हैं तो फ़ौरन उनकी जांच करानी चाहिए। क्या जांच है, कौन कौन से टेस्ट हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा डॉक्टर रति। जी बिल्कुल, जैसे हम आजकल ये देख रहे हैं कि जैसे डायबिटीज़ के मरीज़ हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ओबेसिटी बहुत बढ़ गई, यानी मोटापा बहुत बढ़ गया है। डायबिटीज़ के साथ इनवेरिएबली हमें उच्च रक्तचाप से भी हम ग्रसित रहते हैं। जी। तो जो मेन कारण जिस वजह से लिवर ख़राब हो रहा है आजकल वो है ये फैटी लिवर। आजकल ना ही बड़े अडल्ट्स बल्कि बच्चे भी इनकी चपेट में आ रहे हैं। कारण हम ये डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि मोटापा, ओबेसिटी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लेकर आता है जिसकी वजह से फैटी लिवर होता है। फैटी लिवर ही बहुत अगर अनकंट्रोल्ड रहे, अगर उसमें लिवर उसका असर लिवर में आ रहा है, अगर हम शुगर भी अपना कंट्रोल नहीं कर रहे, ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा रह रहा है, हमारा मोटापा भी बढ़ता चला जा रहा है, प्लस हम अगर कोई नशा भी कर रहे हैं, स्पेशली अल्कोहल ले रहे हैं, शराब का उपयोग कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिवर को ख़राब कर रही हैं। तो आजकल हम बाकी तो इन्फेक्शन है ही, हम हेपेटाइटिस बी है, सी है, पर आजकल ये भी देखा जा रहा है कि हेपेटाइटिस से ज़्यादा आजकल जो लिवर ख़राब हो रहा है वो फैटी लिवर की वजह से हो रहा है। और फैटी लिवर का सबसे प्रमुख कारण मोटापा और शुगर है। तो हमें बेसिकली शुगर वाले जो मरीज़ हैं, हमारे डायबिटीज़ वाले मरीज़ हैं, उन्हें हमें डायबिटीज़ को वेल इन कंट्रोल रखना है। क्योंकि आप ये देखिए कि लिवर ख़राब होने के कुछ ऐसे सिम्टम्स मेजर नहीं होते हैं। जब आप टेस्ट करो तो उसमें फैटी लिवर आता है जिसके कई सारे स्कोरिंग है, जैसे ग्रेडिंग है कि कितना सिवियर है, और फिर हम उसको लिवर की इलास्टिसिटी नापने के लिए आजकल हम टेस्ट यूज़ करते हैं जैसे इलास्टोग्राफी या फाइब्रोस्कैन कहते हैं। उससे हम लिवर की इलास्टिसिटी यानी कि स्टिफनेस देख सकते हैं। तो लिवर जब ख़राब होता है अंत में जाकर बहुत स्टिफ हो जाता है, और लिवर भी जैसे डॉक्टर महाजन ने कहा किडनी भी जब तक संकेत नहीं देती, जब तक बहुत ज़्यादा खराब ना हो, हमें कोई सिम्टम्स नहीं मिलते, ऐसे ही लिवर भी जब तक मेजर उसमें डैमेज नहीं होता तब तक कभी मेजर सिम्टम्स भी नहीं आते। हल्का फुल्का भूख कम लगना और बदहजमी लगना, थोड़ा सा पेट बढ़ा हुआ लगना या ब्लोटिंग होना जिसको हम कहते हैं, गैस की परेशानी होना, ये सारे ही संकेत होते। कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते फैटी लिवर के, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तो आप अपने लिवर को कैसे आप हेल्दी रख सकते हैं, अगर आप शुगर है तो आप रेगुलर चेकअप करिए, अपने डॉक्टर से मिलिए, शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करिए। अगर वज़न ज़्यादा है तो आप वज़न को कंट्रोल में रखिए, ठीक है। बहुत कोई दवाइयाँ है नहीं इसके लिए, फैटी लिवर के लिए, तो इसलिए आपको अपना शुगर, अपना ब्लड प्रेशर, और स्पेशली ओबीस जो पेशेंट हैं अगर उन्हें शुगर नहीं भी है तो उनको वेट रिडक्शन हम सबसे पहले एडवाइस करते हैं कि आप अपना वेट रिड्यूस करिए। क्योंकि हम ये बीमारी ना ही सिर्फ बड़ों में देखने को मिल रही है बल्कि बच्चों में भी हम देख रहे हैं कि उन्हें फैटी लिवर है। जैसे वो अगर 10 साल की उम्र के भी बच्चों में अगर आप कराइए, उनका खान पीन अच्छा नहीं है, क्योंकि अब ऑब्वियसली हम डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़ें कि खान पान अच्छा नहीं है, संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं, मोटापा बहुत ज़्यादा आप आजकल के बच्चों में देखेंगे, स्पेशली टीनेजर्स में देखने को जा रहा है। दे आर नॉट वेरी फिट, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, खेल कूद कम हो गया है। तो इसके ज़रिए ना ही सिर्फ बड़ों में बल्कि बच्चों में भी अब देखने को मिला है कि फैटी लिवर काफ़ी प्रतिशत बच्चों में देखने को मिला है। तो इसीलिए हम सबसे बड़ी अहमियत हम अपना वज़न को देंगे कि हम अपना वज़न एक नियंत्रण रखें। अगर बढ़ रहा है तो हम नियमित एक्सरसाइज करें, और अगर शुगर है तो नियमित हम डॉक्टर की सलाह में रहकर और अपना शुगर को वेल कंट्रोल रखें ताकि लिवर पे कोई उसका असर ना आए। क्योंकि जब सर भी हम मेरी बात से सहमत होंगे कि शुगर ना ही सिर्फ किडनी को
इफ़ेक्ट करता है, बल्कि आजकल हम जो लिवर वाले पेशेंट्स देख रहे हैं उसमें मेजॉरिटी जो पेशेंट्स होते हैं वो डायबिटीज़ के होते हैं, जिसकी वजह से लिवर एंड स्टेज पे पहुंच जाता है, जिसको हम नैश कहते हैं, जो कि शुगर की वजह से होता है। शुगर अनकंट्रोल्ड रहती है तो लिवर बेसिकली स्टिफ होकर के सारी बीमारियाँ और एंड स्टेज पहुँच जाता है, जिसका फ़िलहाल तो अभी कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। फिलहाल उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो कुल मिला के यह है कि हमें समझना चाहिए और बहुत सारी वो चीज़ें करनी चाहिए जो एक एक्सपर्ट बताता है। जी, कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि एक मर्ज जो है वो दूसरे मर्ज से जुड़ा हुआ होता है। अगर एक को आपको सही करना है तो दूसरे पर भी तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर महेश, आपकी तरफ आएंगे। हम ये सब जानते हैं, अगर आयुर्वेद की निस्बत से हम बात करें कि कदीम ज़माने से हमारी ज़िंदगी में, इंसानी ज़िंदगी में मौजूद रहा है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ अमराज ऐसे होते हैं जिनका हम फौरी तौर पर इलाज चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि फौरी तौर पर हमें रिज़ल्ट मिले और हम ठीक हो जाएं। कहते हैं कि आयुर्वेद में इलाज है भी, मुकम्मल भी है, छोटी से छोटी बीमारी का, बड़ी से बड़ी बीमारी का भी है, लेकिन थोड़ा देर से असर करता है। ये सोच लोगों की एक बनी हुई है, तो इस सोच के बारे में आपका क्या नज़रिया है? देखिए, मेरा ये कहना है कि अभी 2 साल पहले हमने कोरोना काल देखा जी, और कोरोना काल में अगर देखा जाए तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है वो दोनों ही वेव में 2020 में भी और 21 में भी वो कोरोना का ही सेंटर था और वहाँ पर RT-PCR पॉजिटिव जो पेशेंट थे उनको ही एडमिट करते थे और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करने, मतलब 90% पेशेंट को ओनली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया गया और वो भी सब करीब 8 to 10 डेज में वो सब जो है RT-PCR निगेटिव मिले। माने कह सकते हैं कि कोरोना जैसी बीमारी के लिए भी आयुर्वेद की औषधियों का परिणाम अच्छा मिला है। तो बाकी जो व्याधियां हैं उनमें भी आयुर्वेद का परिणाम जो है काफ़ी ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे पेन किलर। अगर किसी को एकदम बिल्कुल किसी कारणवश बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है तो निश्चित रूप से उसमें एलोपैथी में जो पेन किलर बता रखा है उसका इमीडिएट इफेक्ट है। तो हमारा उद्देश्य तो यही रहता है कि पेशेंट को लाभ मिले, चाहे पैथी किसी का भी उपयोग करें। तो जहाँ पर हमको लगता है कि नहीं, यहाँ पर हमको किसी को रिफ़र करने की ज़रूरत है तो हम एलोपैथी में उसको रिफ़र कर देते हैं। जहाँ हमको लगता है कि जो क्रॉनिक डिजीज़ है, जैसे बच्चों में भी कई बार सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट हैं, पक्षाघात के पेशेंट है, लीवर डिसऑर्डर्स है, एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स है, इन सब में आयुर्वेद की औषधियों का बहुत अच्छा परिणाम है। तो वो उनमें आयुर्वेद की औषधियों का प्रयोग करते हैं और जहाँ पर आवश्यकता लगती है कि हमको दूसरी पैथी के लिए आवश्यकता है वहाँ पर उनको रिफ़र करते हैं। इसलिए कहने का अभिप्राय है कि ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद की औषधियों का परिणाम बहुत लेट मिलता है, पर क्रॉनिक डिजीज़ ऐसी है कि जो बहुत ज़्यादा समय से व्याधियाँ हैं तो उनको ठीक होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता ही है। जी, उसमें टाइम लगता है ज़्यादा, उसका ध्यान रखना चाहिए और उस पर सब्र रखना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए ताकि पेशेंट पूरी तरह ठीक हो सके। डॉक्टर महाजन, आपकी तरफ आएंगे। किसी भी कारण से, किसी भी वजह से अगर एक किडनी में परेशानी आ जाती है या किसी को साथ कोई डोनेट कर देता है किडनी, तो पेशेंट को जिसकी एक किडनी रह गई है उनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और उसका जो ज़िंदगी है वो कैसी नॉर्मल लाइफ रह सकती है या उसमें कुछ परेशानी आ सकती है, किस तरह से बताना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि 2 किडनीज मिलके पूरा काम करती हैं, लेकिन अगर हम एक किडनी किसी वजह से ख़राब भी हो जाए या निकालनी पड़ जाए तो दूसरी किडनी उसका काम पूरा कर सकती है जी। लेकिन उस किडनी पे अब लोड ज़्यादा है, वो किडनी अपनी नॉर्मल जो उसे काम करना था उससे ज़्यादा काम कर रही है, ज़्यादा गति से काम कर रही है। और अगर हम उसे जिस तरह से अभी जी रहे हैं उसी तरह से जीते रहेंगे तो वो जल्दी थक के ख़राब हो जाएगी। जी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किडनी के ऊपर लोड कम डालें। वो हम कैसे कर सकते हैं? नमक कम खा के, वज़न कम करके, स्मोकिंग, तंबाकू, इन सब चीज़ों को छोड़ के। अगर हम बहुत ज़्यादा एनिमल प्रोटीन खाते हैं उसको कम करके, वज़न अपना घटा के बिल्कुल ठीक रख के, और अगर ब्लड प्रेशर और शुगर है तो उसको अच्छा कंट्रोल करके। अगर हम ये प्रिकॉशंस रखें, खान पान अपना बदलाव करें, अगर कोई बीमारी है, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे ब्लड प्रेशर है, उसको कंट्रोल करें, तो हम जो डैमेज, जो लोड किडनी के ऊपर आगे पड़ रहा उसको काफ़ी कम कर सकते हैं और ये किडनी हमारी पूरी ज़िंदगी भी चल सकती है बिना किसी और दिक्कत या बिना किसी और परेशानी के। बस हमें ध्यान ये रखना है, क्योंकि अब हमें पता है कि हमें भगवान की दी हुई 2 किडनीज नहीं है और एक किडनी से काम चल रहा है जो ख़राब हो सकती है। तो हर 6 महीने पे डॉक्टर से मिलके अपनी जांच यूरिन की और ब्लड की कराते रहना चाहिए, ताकि अगर ये किडनी में कुछ डैमेज हो भी रही है तो हम उसको जल्दी पकड़ लें। और बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं, ऐसी औषधियाँ हैं
जिनका हम सही समय पर प्रयोग करें, सही समय पर इस्तेमाल करें, तो हम किडनी की डैमेज को आगे बढ़ने से बिल्कुल रोक भी सकते हैं। यानी कि काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन शर्त यह है जो एक एक्सपर्ट, एक नेफ्रोलॉजिस्ट बताता है उसे फॉलो करने की बेहद ज़रूरत है। और अपनी लाइफस्टाइल, खान पान, जीवन शैली, वजन को ठीक इस पर मुताबिक आपसे जैसे मैं और और तफसील से बात करूंगा। एक फ़ोन आ गया डॉक्टर साहब, वो फ़ोन ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, बताइए, आपकी आवाज़ मिल रही है हमें, अपना सवाल बताइए। हेलो। बेहद आपका हेलो, आपका वेलकम फ़ोन करने के लिए संजय भाई। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी जी, बताइए अपना सवाल, डॉक्टर सुन रहे हैं आपको। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी के दौर में जो भागम भाग है जी और उसमें जो है मतलब मानसिक और शारीरिक जो है हेल्थ केयर के लिए क्या करना चाहिए? ओके ओके ओके, डॉक्टर महेश आपकी तरफ आऊँगा मैं। वो मानसिक सुकून की बात कर रहे हैं, जहनी सुकून की बात कर रहे हैं और शारीरिक सुकून की बात कर रहे हैं, तो किस तरह की एडवाइस रहेगी आपकी? बिल्कुल, आज हम देखते हैं कि पहले तो जो थोड़े बड़े उम्र के लोग हैं उनको कुछ न कुछ पारिवारिक टेंशन रहता था तो वो स्ट्रेस में रहते थे। जी जी। आजकल तो छोटे बच्चे भी जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं जी, उन लोगों को भी स्ट्रेस रहता है कि थोड़ा सा वो भी होमवर्क ज़्यादा टेंशन में दे रहते दिया हैं कि हमें तो वो भी टेंशन हो स्ट्रेस रही में है। रहते हैं। जी तो इसलिए हमको स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए जी और उसके लिए कई चीज़ें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखें। जी, बताएं। अभी जैसे डॉक्टर महाजन जी ने भी शुरू में कहा था कि अगर हमारा खान पान बराबर हो, हमारी नींद, अगर हम पर्याप्त मात्रा में नींद लेते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत कुछ कम हो जाता है। पर लोगों को इतना स्ट्रेस रहता है कि नींद ही नहीं आती है। तो एक तो पर्याप्त मात्रा में नींद लें, एक रोज़ एक्सरसाइज करें बराबर, और कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिनको हम खाने पीने में हमारे इसमें रखें, जैसे दूध का प्रयोग है, घी का प्रयोग है, आंवले का प्रयोग है, ऐसी चीज़ें जो वनस्पतियाँ मिलती हैं, इनको अगर खान पान में हम लें तो इनसे हमारे शरीर में एक एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, तो हम बार बार बीमार नहीं होंगे। तो सामान्य रूप से हमारे लिए जो नियम बता रखे हैं उन नियमों का पालन करें, समय पर सोएं, व्यायाम करें, आहार बराबर लें, कुछ जो द्रव्य हैं इनका सेवन करें, आंवला आदि जो जिनमें विटामिन आदि हैं उनका प्रयोग करें, और ख़ास तौर से अच्छे से नींद लें। अगर ये नींद अच्छी लेंगे, नींद अच्छी आई तो इनका आधा स्ट्रेस तो वैसे ही कम हो जाएगा। लेकिन आजकल हमने दिनचर्या चेंज कर दी, रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक हम काम करते रहते हैं, केवल समय पर सोना शुरू करते हैं और सुबह 8 बजे तक सोए रहते हैं। उसके कारण कई प्रकार की बीमारियां होती है। सुबह सूर्योदय से पहले उठना शुरू कर दें। तो इन नियमों का पालन करना शुरू करेंगे तो हम स्वस्थ रहना। यानी कि वही चीज़ें करनी है जो हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग करते आए हैं। जी, उम्मीद है जो डॉक्टर साहब ने हिदायत आपको बताई हैं वो समझ में आई होंगी और आप उन पर अमल भी करेंगे। फ़ोन करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका संजय साहब। जी, डॉक्टर अतिया, अभी इन्हीं कॉलर ने हमें बताया कि जहनी सुकून के बारे में इन्होंने बात की कि भागती दौड़ती ज़िंदगी में कैसे जहनी सुकून हासिल किया जा सकता है। डॉक्टर महेश ने इस पर बहुत अच्छे से रोशनी भी डाली है। अगर हम ख़वातीन की मुनासबत से बात करें तो जाहिर सी बात है कि हर शोबे में वो पेश रहती हैं, आगे आगे हैं और नाम कमा रही हैं, घर की जिम्मेदारियाँ भी निभा रही हैं और बाहर की जिम्मेदारियों में भी वो पूरी तरीके से आगे हैं। लेकिन इस मसरूफियात भरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अपनी सेहत को वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नज़रअंदाज भी कर रही हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देती अपने घर वालों की बनस्बत। तो ऐसी ख़वातीन के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? क्या एज अ फिजिशियन आपके पास भी ऐसी मरीज़ आते हैं, ऐसी ख़वातीन आती हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेकर? हाँ जी, बिल्कुल। महिलाएं अपनी समस्याओं को कहीं हद तक बहुत टॉलरेट करती हैं, सहन करती हैं, और जब सहन से बाहर हो जाता है तब हमारे पास आती हैं। तो चाहे हम पेशेंट्स जो हम देखें, कई तरह के बीमारियों वाले हमारे पास आते हैं, चाहे वो शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो या फिर हार्ट की इलनेस। तो हार्ट कार्डियो, अगर हम लिवर की बात करें, किडनी की बात करें, तो हार्ट की भी ज़रूर इसी में बात कहूँगी कि महिलाओं में स्पेशली जो कार्डियक इलनेस होती है, जो हृदय से रिलेटेड इलनेस होती है, चाहे वो हार्ट अटैक हो, हार्ट फेलियर हो, इनके साइंस नहीं होते, सिम्टम्स जो होते हैं वो काफ़ी एटिपिकल होते हैं, क्लियर कट सिम्टम्स भी नहीं मिलते। तो कई बार ये देखा गया है कि जब हम महिलाओं में कोई हार्ट की इलनेस डिटेक्ट होती है, डायग्नोस होती है, तो काफ़ी सिवियर होती है एज़ कम्पेयर टू पुरुष। तो इसलिए कहीं ना कहीं देखा गया है कि सिम्टम्स को इग्नोर करना, जैसे हल्का फुल्का अगर सांस फूल रहा है, हल्का फुल्का छाती में दर्द है, उनको लगता है, कई ये भ्रांतियां हैं ना, ये सिर्फ पुरुषों में नहीं, महिलाओं में नहीं बल्कि पुरुषों में भी है कि हमें गैस का पेन है। कई बार हमारे पेशेंट्स आते हैं, वो हार्ट का अटैक टिपिकल हमें छाती की तरफ ना हो करके पेट में होता है, या पसीना हो गया, बेचैनी हो गई, घबराहट हो गई, तो वो इसे इन सिम्टम्स को इग्नोर करके वो ये सोचते हैं कि ये गैस और गैस की दवाई खा लेते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के। तो कई बार
बार ऐसे महिलाएं भी हमारे पास आती हैं और हम ये उनकी ईसीजी रिपोर्ट देखते हैं, वो जो अपने सिम्टम्स को बहुत हल्का बताती कि नहीं हमें तो बहुत हल्की सी कभी सांस फूली या कभी छाती पे दर्द हुआ नहीं, वो तो मुझे गैस का दर्द था, वो उस अपने सिम्टम्स को गैस से एट्रीब्यूट करती हैं। पर जब हम उनका टेस्ट कराते हैं हमें पता चलता है कि वो उनका ईसीजी भी ख़राब है, उन्हें शुगर भी है, उनका वज़न भी बढ़ा हुआ है, उन्हें उच्च रक्तचाप भी है। तो ये सारी बीमारियां कहीं ना कहीं एडवांस स्टेज में हमें फीमेल्स में देखने को मिलती हैं, जस्ट बिकॉज कि वो इनको इग्नोर कर रहे होते हैं, वज़न बढ़ रहा है ध्यान नहीं दे रहे, थोड़े सिम्टम्स हो रहे हैं, सांस फूल रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, इग्नोर कर रहे हैं उसे, गैस की दवाई खा रहे हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं कोई भी आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, कोई भी आपको तकलीफ़ हो रही है, तो चाहे पुरुष हो या महिला, आप अपने चिकित्सक से संपर्क ज़रूर करें, क्योंकि इस बदलते दौर में जैसे हम सब ने डिस्कस किया है कि तनाव बहुत है, भागती दौड़ती ज़िंदगी है, स्ट्रेस सबको है, खान पान सही नहीं है, अनिद्रा है, तो कहीं ना कहीं यही सारी तो चीज़ें हैं जो हमें बीमारियों की तरफ ले जा रही हैं, चाहे वो उच्च रक्तचाप हो, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो या फिर और कोई बीमारी हो। तो हम मेरा ज़रूर आग्रह है अपनी महिलाओं से कि वो समय समय पर एक एज के बाद समय समय पर साल में एक बार ज़रूर चिकित्सक से आप परामर्श लें, स्पेशली जो लोग डायबिटीज़ से ग्रसित हैं, ब्लड प्रेशर से ग्रसित है या फिर कोई हार्मोनल बीमारियां हैं उनसे ग्रसित है, तो उनका नियमित रूप से चेकअप कराएं, खान पान सही रखें और हल्का फुल्का व्यायाम ज़रूर अपने लाइफस्टाइल में ले आएँ। वो काफ़ी बेहतर रहेगा और उससे सेहत बेहतर रहेगी और जो चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं उनसे बचा जा सकता है। डॉक्टर महाजन आपकी तरफ वापस आऊँगा। हमारे माशरे में आजकल एक परेशानी और बहुत देखने में आ रही है, हर घर में या 2 घर में छोड़कर ये चीज़ देख सकते हैं हम, स्टोन की परेशानी बहुत ज़्यादा है, किडनी में स्टोन बहुत ज़्यादा है। एक तो ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि इसकी वजह क्या है कि बहुत ज़्यादा स्टोन बनने लगा है, और अगर बन जाता है स्टोन तो उसका फ़ौरन इलाज कितना ज़रूरी है, और मुस्तकबिल में यानी कि फ्यूचर में किस तरह से उसकी केयर ज़रूरी है डॉक्टर साहब? देखिए, हम स्टोन के बारे में कहते हैं कि हर जगह एक रीजन होता है, एक एरिया होता है जहाँ पे स्टोन बहुत कॉमन है, जिसे हम स्टोन बेल्ट कहते हैं। जी जी जी। दिल्ली के आसपास, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, ये सब एरिया स्टोन बेल्ट में आता है जी। बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से पथरी बनती है। जी डॉक्टर साहब। खाने में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होनी, पानी का सेवन कम करना, ओके, अल्कोहल का इस्तेमाल, बिल्कुल, और अपना नॉन वेजिटेरियन फूड खूब खाना, एनिमल प्रोटीन खूब खाना, तो ये सब कारण हैं जो ऐसे पदार्थ शरीर में बनाते हैं, जैसे नमक हुआ, बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटेक हुआ, खासकर एनिमल प्रोटीन इंटेक जो होता है जी, ये सब ऐसे पदार्थ बनाते हैं जो पेशाब में जमने की क्षमता रखते हैं, जो पथरी बना सकते हैं जी। उसके ऊपर से अगर हम पानी की मात्रा कम लें जी, बहुत ज़्यादा धूप पे रहे, पसीना आता रहे, उतनी मात्रा पानी की ना लें जी जी, तो पेशाब बहुत गाढ़ा हो जाता है जी। और जब पेशाब गाढ़ा हो गया और उसमें ये सब मात्राएं बहुत ज़्यादा है जी, तो वो पथरी बनने लग जाती है जी। और समय के साथ साथ वो बड़े साइज की होके बढ़ के जी, इतनी बड़ी पथरी बन जाएगी कि हमें सिम्टम्स दे सकती है, दर्द दे सकती है जी, और किडनी के रास्ते की, पेशाब के रास्ते की रुकावट भी कर सकती है जी जी। तो एक तो जैसे मैंने बताया, हमारी जीवन शैली में जो बदलाव आया है जी, खान पान में जो बदलाव आया है, आजकल की चीज़ों में नमक बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ में हम चटनियाँ खा रहे हैं, सॉस खा रहे हैं, उसी हिसाब से जो हम अपना जंक फूड जिसे हम कहते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर्स खा रहे हैं, इनमें जब मैं एनिमल प्रोटीन की बात कर रहा हूँ तो उसमें प्रोसेस चीज़ भी आ जाती है, प्रोसेस बटर भी आ जाता है, ये सब भी तो एनिमल प्रोटीन है। इस सब की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई। पानी में अनियमितता रखते हैं, बहुत ज़्यादा हम बिज़ी हैं, काम में लगे हुए हैं, या लंबी डिस्टेंसेस ड्राइव कर रहे हैं, तो वॉशरूम इतनी आसानी से नहीं जा सकते, टॉयलेट इतनी आसानी से नहीं जा सकते, तो पानी की मात्रा कम लेते हैं। लेडीज़ हैं, वो ऑफिसेज में हैं जहाँ पे टॉयलेट्स इतने नहीं हैं, तो वो भी पानी की मात्रा कम कर देती है, पानी की मात्रा कम कर देते हैं। इसी बात को जारी रखेंगे, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, पहले उनकी बात सुन लेते हैं डॉक्टर साहब। हेलो 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 जी, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार आप सबको। नमस्कार जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 57 एज का हूँ, मेरे हाई बीपी परेशान रही है और प्री डायबिटिक भी बताया डॉक्टरों ने, हर 3 महीने में मेरी जांच होती है, लिपिड प्रोफाइल की सबकी। मेरा क्वेश्चन ये है कि गर्मी के दिनों में मैं घर से बाहर निकलता हूँ दोपहर में, तो पानी की मुझे बहुत इच्छा होती है, तो उसमें नमक यदि मिला हुआ तो पानी मुझे ज़्यादा सूट करता है, नमक भरा पानी पीता हूँ जी। नमक जी, नमक का तो क्या ये किडनी के लिए सही है या
कम पीना चाहिए, नमक कम पीना चाहिए, ये डॉक्टर साहब सुझाव करेंगे। जी जी, डॉक्टर संदीप। नहीं, चलिए हम इसी बात पे चल रहे थे आगे। आदमी, प्यास एक ऐसी चीज़ है कि आदमी भूखा रह सकता है, प्यासा नहीं रह सकता। तो मेरा हर एक को यही निर्देश रहता है, हर एक की पानी की रिक्वायरमेंट कम है। जैसे आपने कहा, आप गर्मियों में बाहर खूब घूमते हैं, काम करते हैं, शारीरिक व्यायाम करते हैं, तो आपका पसीना ज़्यादा निकलेगा, तो आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो धारणा है कि हमें नमक ज़्यादा चाहिए, ये सही नहीं है। जितना हम नमक ज़्यादा लेंगे, हमें उतनी ही प्यास और ज़्यादा लगेगी। आप कभी नमक को बाहर रख के देखें, वो सारा का सारा हवा में जितनी नमी होती है सोख लेती है। शरीर में भी वो यही करता है, जहाँ नमक जाता है वहाँ आपको पानी ज़्यादा लेना पड़ता है। तो मेरा इसमें तो एडवाइस यही रहता है कि आप जैसे नींबू पानी ले सकते हैं, उसमें तकरीबन सारे इलेक्ट्रोलाइट, सारे जो हमारे पसीने में पदार्थ जो निकल रहे हैं, वो सब हमें मिल जाते हैं। फल का रस ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। इन सब में नमक कम होने के साथ साथ वो मात्राएं भी हैं, क्योंकि पसीने में हम बहुत कुछ लूज़ करते हैं। सोडियम या नमक तो उसमें से एक छोटी सी मात्रा है, पोटेशियम भी है, मैग्नीशियम भी है। तो ये सब चीज़ें हमें फ्रेश फ्रूट्स में मिल जाएंगी, जूसेस में मिल जाएंगी। तो ये करने की जगह कि बहुत नमकीन पानी पिए, पानी बेशक नॉर्मल रखें, लेकिन साथ में इन चीज़ों की मात्रा बढ़ा लें। नींबू पानी ले सकते हैं, ताज़े फल खा सकते हैं, ताज़े फलों का रस ले सकते हैं। इसमें कम नमक के साथ आपको वो सारे पदार्थ मिल जाएंगे जो पसीने में निकल रहे हैं। जी, तो हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि नमक कम लेना है, इसके बरक्स आप अच्छे फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर महेश, आपकी तरफ आऊँगा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अपने हार्ट को रखने, सेहतमंद रखने के लिए, हार्ट एक मेन चीज़ है, मेन ऑर्गन है, हर कोई अपना हार्ट को अच्छा रखना चाहता है। तो उसको सेहतमंद रखने के लिए, ठीक रखने के लिए किस तरह से क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और उसमें ये भी बताइएगा इम्यूनिटी जो है वो भी अपनी कैसे बढ़ाई जाए। देखिए, जैसे कि अभी 2 अवयवों पर बात हुई, किडनी, उसके बाद में लीवर पे, उसी प्रकार से शरीर का हृदय जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण अवयव है और उसका भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। और उसके लिए जैसे कि पूरा ब्लड सर्कुलेशन जो हृदय के ऊपर निर्भर करता है, तो हमको खान पान में भी और हमारा कहना चाहिए कि डाइट और लाइफस्टाइल, इन दोनों चीज़ों को सही रखें तो हम हृदय का बहुत कुछ ध्यान रख सकते हैं। और उसके लिए जैसा कि अभी बात हुई थी, हम दिन भर में जितनी क्वांटिटी में नमक की हमको ज़रूरत है उससे कई गुना ज़्यादा नमक ले लेते हैं। अगर किसी से पूछो तो बोला नहीं, हम सब्जी वगैरह में ज़्यादा नहीं लेते हैं, लेकिन फ्रूट्स अगर लिया उसके ऊपर नमक डाल दिया, चिप्स लिया वो नमक के साथ हैं, बिस्किट लिया वो नमक के साथ हैं। तो ये जो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये शरीर के लिए अच्छा नहीं है और कहीं ना कहीं हृदय के लिए जो है नुकसानकारी है। और इसके लिए हम कहते हैं कि एक तो नमक का प्रयोग कम करो, और अगर नमक लेना है तो थोड़ी मात्रा में लें, लेकिन सेंधा नमक लें, क्योंकि जो इसमें पोटेशियम है उसकी जगह मैग्नीशियम जो उसमें है, तो सेंधा नमक जो सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो कुछ मात्रा में उसका प्रयोग कर लें, तो नमक की मात्रा कम रखें। दूसरा, सीजनल फ्रूट्स जो जिस ऋतु में, जैसे अभी ग्रीष्म का ऋतु है, गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है, तो इसमें जो रसीले हैं, वाटरमेलन, तरबूज जो है, या फिर ग्रेप्स आ रहे हैं, अभी मैंगो आना शुरू हो जाएंगे, तो ऐसे रसीले फल जो हैं उनका प्रयोग करते रहें। शरीर में पानी की जितनी आवश्यकता है, पानी बराबर पीते रहें। गर्मी के मौसम में हमें थोड़ा पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, और कई बार क्या होता है कि अपन बोलते हैं कि खून गाढ़ा हो गया। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए हमारे शरीर में जो बैलेंस है वो बराबर बना रहना चाहिए। तो लिक्विड का भी, डाइट का भी, और बाकी हमारा जो डेली रूटीन है, उस डेली रूटीन को अगर हम सही बना के रखें तो हम हृदय का बहुत अच्छे से, हमारे हृदय अच्छा रहेगा, हमारा दिल अच्छा रहेगा, सेहतमंद रहेगा, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे लिए कारगर होंगी। डॉक्टर साहब, यहीं पर आप अपना मैसेज दीजिए, किस तरह का पैगाम देना चाहते हैं आप इस प्रोग्राम के हवाले से, और उसमें ये भी बताइएगा कि अपने लंग्स को कैसे बेहतर रखें। जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर महेश जी, तो अगर हमको लंग्स को ठीक रखना है, जैसे हृदय के लिए भी बात हुई, तो अनार हृदय के लिए बहुत अच्छा है। उसी प्रकार से हमको हमारे लंग्स को ठीक रखना है, तो जैसे अदरक है, शहद है, ये लंग्स से होने वाली सभी व्याधियों को बहुत अच्छे से ठीक रखते हैं। तो हम इनका तो ध्यान रखें ही सही, साथ में 3 चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखें। एक है आहार, माने डाइट, दूसरा है निद्रा, नींद, तीसरा है व्यायाम। अगर इन 3 चीज़ों को हम अच्छे से करते रहें तो हमारे शरीर के सभी ऑर्गन स्वस्थ रहेंगे। और एक कोरोना काल में हमने देखा था कि जो लोग नियमित रूप से दिनचर्या का पालन करते थे उनको दिक्कत कम हुई, उनको हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, या उनको ऑक्सीजन वगैरह जो है वो उनका लेवल 80 या उससे नीचे नहीं गया, मेंटेन रहा। तो इन चीज़ों का हम पालन करें। बहुत बहुत बेहतर।
डॉक्टर रति, आपसे मैसेज लेना चाहूँगा, किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे आप इस प्रोग्राम के हवाले से? इसमें एक चीज़ और ऐड कर दीजिएगा कि लंग्स के लिए कौन से टेस्ट हैं जो हम करा सकते हैं जिससे पता रहे कि हमारे लंग्स कैसे काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे जनता को इतना इम्पॉर्टेंट मैसेज मिल रहा है कि कैसे हम स्वस्थ रहें, सारे ऑर्गन्स को कैसे स्वस्थ रखें। और प्लस स्पेसिफिकली अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स के लिए जो हमारे सिम्टम्स है, कुछ ऐसे संकेत होते हैं जैसे अंदर से सीटी जैसी आवाज़ आना, तो अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है तो वो हम टेस्ट कर सकते हैं जिसको हम स्पायरोमेट्री कहते हैं। और हम लंग को सेहतमंद कैसे रख सकते हैं? धूम्रपान का बिल्कुल प्रयोग ना करें, इस्तेमाल ना करें। धूम्रपान डेंजरस है, हमें सब ये पता है, कहीं ना कहीं इसमें कार्सिनोजेंस भी होते हैं, कैंसर का भी खतरा काफ़ी बढ़ जाता है, ना ही सिर्फ लंग कैंसर का, बाकी और भी बहुत सारे कैंसर्स के रिस्क बढ़ जाते हैं धूम्रपान करने से। तो लंग को सेहतमंद रखना है तो आप धूम्रपान अगर करते हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। हल्का मुल्का प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। यदि आपको सिम्टम्स हैं या फिर अगर आपको पहले से डायग्नोज है कि अस्थमा है या फिर धूम्रपान से रिलेटेड जो बीमारी जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ कहते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को रेगुलरली टेस्ट कराना पड़ता है जिसका नाम स्पायरोमेट्री है। अदरवाइज़ आप अगर टीबी के मरीज़ रह चुके हैं और आपको सिम्टम्स हैं जैसे भूख नहीं लग रही, खांसी लगातार हो रही है, तो उन मरीज़ को जिनमें क्रॉनिक कॉफ है यानी कि लगातार खांसी है, बलगम है, वज़न घट रहा है, भूख नहीं लग रही है और कोई गांठें हैं, नेक के पास गांठें हैं या कोई विजिबल गांठें हो रही हैं, तो ऐसे सिम्टम्स को बिल्कुल इग्नोर ना करें। ये छाती का टीबी हो सकता है और ये बिल्कुल ट्रीटेबल है, क्योरेबल है बल्कि, तो ये पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये ट्रीटेबल है और ठीक हो जाएंगे। जी बिल्कुल, तो ऐसे सिम्टम्स को इग्नोर ना करके तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। डॉक्टर महाजन, आपके पास आऊँगा यहाँ लास्ट में और मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह का पैगाम देंगे आप, कैसे हर इंसान अपनी किडनी को बेहतर रखे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे? देखिए, आज हम अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में बात किए, बट सबका निष्कर्ष यही है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, अपने हेल्थ के लिए हमें जागरूक होना है। ये शरीर चाहे हमें मिला मुफ्त में है, बट यही हमारी सबसे बड़ी विरासत है। अगर हम अपने हेल्थ के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर समय लगाएंगे तो हम ज़रूर हेल्दी रहेंगे, चाहे वो किडनी की परेशानी हो, चाहे वो लीवर की हो, चाहे वो हार्ट की हो। तो अच्छा खान पान, रेगुलर एक्सरसाइज, तंबाकू वगैरह का सेवन नहीं। अगर कोई बीमारी है तो नियमित जांच, अगर कोई बीमारी नहीं है तब भी सालाना एक बार अपने ब्लड यूरिन के टेस्ट कराते रहें, ताकि आपको ज्ञान भी रहे कि आप ठीक हैं और आपको कोई ऐसी और बीमारी नहीं है। अगर हम यही सब ध्यान रखेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। हम बच सकते हैं। कितनी अच्छी बातें बताई, सारी बातों का कितना अच्छा निचोड़ निकलता है कि अगर हम अवेयर रहें, अगर हम टेस्ट कराएं अपने, तो कितना बेहतर हम जिंदगी गुजार सकते हैं और बीमारियों को वक्त पर पकड़ सकते हैं, उनका इलाज करा सकते हैं। इसका आप तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। बहुत अच्छे पैगाम आपने यहाँ पर दिए हैं और हमारे नाजरीन ने भी उन्हें समझे होंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं हम। जी, इसका लबोलुबाब भी यही है फरहान, कहीं ना कहीं क्यों ना क्यों हम उन्हीं उसूलों को अपनी जिंदगी में शामिल करें जो उसूल हमारे बुजुर्गों ने अपनाए और एक जो विरासत में मिले, जैसे डॉक्टर महाजन ने हमको बताया। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, आपसे भी हम यही कहेंगे कि अगर आप हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, अपने कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ हमसे साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hello.ddurdu@gmail.com। इसी के साथ आप हमारा ये प्रोग्राम DD उर्दू के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो चलते चलते छोड़े जा रहे हैं आपको टिप्स ऑफ द वीक के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। आदाब। अच्छी सेहत इंसानी जिंदगी की बुनियाद है। सेहतमंद रहने के लिए तग़ज़िया बख्श और मुतवाज़िन ग़िज़ा इस्तेमाल करें। अपनी मुकम्मल सफाई सुथराई का ख्याल रखें। अच्छी सेहत के लिए हल्की वर्जिश को रोज का मामूल बनाएं। एक्टिव तर्ज जिंदगी इख्तियार करें। तंदुरुस्त रहने के लिए तंबाकू नोशी, सिगरेट नोशी, शराब नोशी से परहेज करें। ज़हनी तनाव से जितना मुमकिन हो दूर रहें। मुनासिब नींद लें, ये ज़हनी सेहत के लिए लाजमी है। अपनी सेहत का अंदाजा करने के लिए वक्तन फवक्तन जरूरी टेस्ट करवाएं।